मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना प्रसाद कुशवाहा स्वरजसी बोस बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह से आपके साथ आज अपने एक विषय वस्तु को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, वो आपको बताना है। बच्चों, आपने पूर्व के अध्याय में जो आपके पहले का अध्याय था उसमें आपने जो विषय वस्तु पढ़ी थी वो था सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इन इंडिया। उसमें 2 केस स्टडी आपको आए थे। द वेरी फर्स्ट वन वाज बेल्जियम एंड द सेकेंड वन वाज श्रीलंका। आपने उन दोनों में देखा था बेल्जियम की प्रक्रिया जिसके तहत वहां सत्ता शासन चल रहा था, और दूसरा श्रीलंका की प्रक्रिया को भी आपने देखा जहां सत्ता और शासन कैसे चल रहे थे। संक्षेप में मैं आपको रिकैप करके बता दूं तो यह स्पष्ट था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हावी था, जबकि बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई थी और वहां सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। स्पष्ट है, जब हम सत्ता की बात करते हैं, रूलिंग की बात करते हैं, तो आज के परिदृश्य में रूलिंग सत्ता शासन तभी सक्सेस हो रहा है जब हम उसका डिसेंट्रलाइज कर दें, पावर्स को, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दें। विकेंद्रीकरण का अर्थ आप सीधा समझ रहे होंगे, एक केंद्र में नहीं रखना, बांट देना। हम जैसे बांटते हैं भारत को, देखेंगे कि दुनिया के कई देश आप देख रहे होंगे, आपके परिवार में भी ऐसा दिख रहा है। आप अपने परिवार को जब आप देखते हो तो उस परिवार में दिखता है बंटवारा है, जिम्मेदारियों का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा, कामों का बंटवारा है। आपके घर में दादा होंगे, दादी होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, तो इन लोगों का जो काम का बंटवारा है क्यों किया गया? परिवार अच्छी तरह से चल सके, कोई भेदभाव ना रहे, कोई आपसी मोल मिटाव ना रहे और हम विकास के रास्ते आगे की ओर चलते बने। ठीक उसी प्रकार से जब हम देश की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होगा जब उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के मन में असंतोष नहीं होगा, किसी चीज का अभाव उनको नहीं होगा। क्योंकि हम, इतिहास इस बात का गवाह है, वर्षों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि विद्रोह कब होता है, संघर्ष कब होते हैं। संघर्ष और विद्रोह तब होता है जब हमारे बीच और आपके बीच अभाव होता है और असंतुष्टियां होती है। तो श्रीलंका और बेल्जियम ने स्पष्ट कर दिया है आपको सत्ता कैसे सफलतापूर्वक हम उसको संचालित कर सकते हैं और देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। आज जिस चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं वो उसी परिवार और गांव से स्टार्ट होता है और राष्ट्रीय स्तर धरातल पर पहुंचता है। आपके परिवार में भी चीजें बटी हैं तो हम खुशहाल हैं, यदि नहीं बटी हैं तो अभाव और असंतोष के कारण बुनियाद पर कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। राष्ट्र के साथ भी वही है। आपके परिवार में एक मुखिया है, उसके अंदर 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं जो उनके निर्देशों के अनुसार अपना राजकाज और काम चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, कई परिवार मिल जाते हैं तो एक गांव का निर्माण होता है। और उस गांव में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? हर परिवार स्वतंत्र है, हर परिवार अपनी जवाबदेही, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए खुद स्वतंत्र है। दूसरा परिवार उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। बावजूद इसके ये अलग अलग परिवार एक बंधन में बंध जाते हैं जिसको हम लोग गांव कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भी कई मकसद है। तो इस प्रकार जब हम यहां आज पढ़ेंगे तो उसी मुख्य बिंदु को लेकर हम देखेंगे कि किस प्रकार शासन में, सत्ता में साझेदारी हो और उस सत्ता को चलाने के लिए विकेंद्रीकरण हो ताकि कोई असंतुष्ट ना रहे, और जब असंतुष्ट नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के विरोध और विद्रोह राजसत्ता में, राजकाज में नहीं होंगे। इस बिंदु को लेकर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आज दिखती है एक वर्ड, जिस वर्ड का नाम है आपके चैप्टर 2 में संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, संघवाद, इसकी फेडरलिज्म वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है जो फॉर्डस से आया है। फॉर्डस विच मीन्स ट्रीटी और पुल इन इंग्लिश, हिंदी में समझौता या संधि कहते हैं। अब ये समझौता किसके बीच है? परिवार के सदस्यों के बीच है।
गांव के लोगों के बीच है और देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच है, कभी कभी कई देशों के बीच है। तो फेडरलिज्म एक प्रकार का समझौता है, एग्रीमेंट है, जिसमें हम लोग कई यूनिट्स, एक केंद्र होता है, उसके नीचे कई अनुषांगिक इकाइयां, राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, और तब मिलकर एक संस्था बनती है जिसको हम संघवाद के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसकी परिभाषा की बात करें संघवाद की, तो यह स्पष्ट दिखता है कि कई देशों का केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें वे दोनों एक या दो स्तर पर एक आपसी समझौता के तहत एक संघ का निर्माण करते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, एक समझौता तैयार करते हैं जो दो स्तरों पर होता है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। यहां ये थोड़ा स्पष्ट देखना है कि जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को, तो हर कोई मन मर्जी करे, फिर ये गलत होगा। इसलिए हमें क्या करना, पावर का विकेंद्रीकरण के साथ साथ कुछ नियम, कायदे, कानून में बांधकर सबको रख देना, ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके और स्मूथली वो सिस्टम, चाहे परिवार हो या देश हो, आगे बढ़ते चले जाए। तो इस प्रकार यह जो परिभाषा को हम लोग देखेंगे, तो मैं आपको इसको ब्रैकेट करके दे रहा हूं कि ये दो स्तर पर दिख रही है, एक है केंद्र और राज्य के बीच एक आपसी संबंध, एक आपसी सामंजस्य, एक आपसी तालमेल, और इस प्रकार शासन को चलाने की प्रक्रिया है जिसको हम लोग संघवाद या फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो संबंध होते हैं ये किसी शर्तों के आधार पर नहीं होते, ये परस्पर समझौता और सामंजस्य के आधार पर होते हैं, जिसमें दोनों के हितों की रक्षा होती है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। कभी टकराते नहीं है, जब ये टकरा जाएंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी, विनाश का वक्त हो जाएगा। ये टकराते नहीं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य और तालमेल को बैठा करके अपना शासन का कार्य करते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि इन सबों के बीच, दोनों स्तरों के बीच कार्य का बंटवारा होता है, कौन से कार्य केंद्र को करना, कौन से कार्य राज्य को करना है। फिर टकराने की कोई बात नहीं, उनके अधिकार, पावर्स, फंक्शन सब कुछ बट जाते हैं, वो लिखित में आते हैं। इस प्रकार संघवाद एक ऐसी प्रक्रिया, शासन की सत्ता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्र के नीचे, केंद्रीय स्तर के नीचे कई अनुषांगिक इकाइयां और राज्यों का एक गठबंधन होता है, एक तालमेल होता है, और वह लिखित होता है जिसमें लोग एक परस्पर सामंजस्य बढ़ाकर, बनाकर, बैठा करके राजकाज चलाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि साझेदारी क्यों, संघवाद का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो ये क्यों? सीधा मकसद हम कहते हैं ना, इतिहास सब सीखते हैं, चाहे वो बात फ्रांसीसी क्रांति की हो, रशियन रेवोल्यूशन की हो, हम जहां चले जाएं, हर इतिहास का पन्ना हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है और हम उससे आगे की ओर सीखते हैं। और इसी चीज में जब हम देखें कि संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका सीधा सीधा मतलब था साझेदारी। साझेदारी किसमें? सत्ता में साझेदारी। और इसी सत्ता में साझेदारी की बुनियाद पर संघवाद की स्थापना हुई। दुनिया के कई देशों ने इस आइडियोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और ये संघीय शासन ने अपने आप को आत्मसात कर लिया। हम जब भारत की बात करते हैं तो आप जानते हैं, जब हम भारत के संविधान का पहला पन्ना, प्रस्तावना उद्देशिका को देखते हैं तो वहां लिखता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्पष्ट है, सत्ता का केंद्र बिंदु में कौन है? आम जनता, नागरिक, हम। और वहीं से हमारा संविधान भी शुरू हो जाता है। और भारत में संविधान में स्पष्ट है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। राज्यों का संघ, कई राज्य मिलकर। और ये राज्य कैसे हैं? जब आजादी के बाद की आप बात देखोगे और आजादी के पहले, तो दोनों में दिखेगा आपको। पहले राज्यों के नाम कुछ थे, आज राज्यों के नाम कुछ। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसको। तो संघीय शासन का दो स्तर पर निर्माण हुआ, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। और जब राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं तो इसमें केंद्रीय स्तर जो अधिक ताकतवर होता है, अधिक मजबूत होता है, राज्य स्तर उससे कम ताकतवर होता है। इसका यह मतलब नहीं कोई किसी के अंदर काम करता है, ऐसा कभी नहीं है। हर किसी का कार्य, दायित्व, अधिकार बिल्कुल बटा हुआ होता है। और शासन का जब रूप हम देखते हैं दुनिया में, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं संघवाद की, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं,
तो उसकी बात जब हम करते हैं और शासन के तौर तरीकों को दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमें दो तरह के रूप दिखते हैं, एक है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। संघात्मक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में फर्क मैं बड़े संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं, आपने पहले ही पढ़ा होगा। संघात्मक हमने बहुत चर्चा कर ली, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अनेक अनुषांगिक इकाइयों में शक्तियों और कार्यों का बंटवारा किया जाना, वन मैन आर्मी नहीं होता। और एकात्मक यूनिटरी या सेंट्रलाइज्ड पावर, पावर जो होता है केंद्रीकरण होता है एक हाथों में, वही निर्णय लेता है। ऐसी परिस्थितियों में कई देशों में आपने देखा है कि लोगों में असंतोष भी हो जाता है। तो ये जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में आप जान रहे, बहुत अच्छी तरह से जान रहे भारत को, चूंकि भारत के नागरिक हैं, भारत के वासी हैं। तो भारत के बारे में क्या है, विविधताओं से भरा देश दुनिया में कहा जाता है। और उन विविधताओं के बावजूद हम एक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारी खासियत है। विविधताएं कैसी आप पहले भी पढ़े, कई जगह देखते हैं, कई जगह जाति धर्म भाषा की विविधता, भौगोलिक बनावट की विविधता, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, बीच में पठार, प्रायद्वीप, समुद्री तट, मरुस्थल और घने जंगल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भाषाओं की बात कर लो तो आपको शायद पता होगा कि भारत की विविधता, हर कोस में बाय डायलेक्ट बदल जाता है, हर कोस में जो बोली होती है वो बदल जाती है। तो इन विविधताओं भरे देश में शासन की बात जब आई आजादी के बाद, तो हमने क्या किया, हमारे लोगों ने एक संविधान का निर्माण किया और संविधान के निर्माण के बाद जिस फॉर्म को अपनाया वह फॉर्म था संघवाद। क्योंकि विविधताओं में आपसी तालमेल बैठाकर शासन को चलाना आवश्यक था और इसलिए हमारे देश में संघवाद को अपनाया, जो कि हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान में ये जो बात आई है वो कनाडा से हमारे देश में, क्योंकि आपको पता है हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उसमें जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विषय वस्तुओं को दुनिया के अलग अलग संविधानों से हमने लिया है। संघवाद के का जो कॉन्सेप्ट है उसे कनाडा के संविधान से, कनाडा से हमने अडॉप्ट किया और अपनाया है। और इस प्रकार हम आगे की ओर चलेंगे। संघवाद को जब हम देखते हैं तो एक चीज और आपको दिखता है, वो चीज क्या है कि बेल्जियम, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, वहां भी संघवाद का ही रूप है। तो बेल्जियम और भारत के संघवाद में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आप बेल्जियम पढ़ चुके हैं इसलिए एक लाइन में बता रहा हूं कि बेल्जियम और भारत दोनों तो फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी और थोड़ी समानता भी है। समानता क्या है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है दोनों जगह। असमानता क्या है, असमानता तो यदि हम देखें भारत का फेडरल फॉर्म और बेल्जियम का फेडरल फॉर्म की असमानता को देखें तो थोड़ा सा अंतर यह है कि बेल्जियम में मंत्रियों की संख्या, मंत्री जो नियुक्त होते हैं उसकी संख्या भाषा के आधार पर तय होती है, फिक्स होती है। 50-50 आएगा ही, फ्रेंच का भी आएगा और डच का भी आएगा, बराबर बराबर संख्या में मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जबकि मेरे देश में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि किस भाषा, किस धर्म, किस जाति के कितने मंत्री बनेंगे, ये हमारे देश में नहीं है। तो ये दोनों का एक मूल अंतर और एक समानता हम लोगों को दिखी है। और इस प्रकार इस संघवाद के बारे में जब हम एक परिचय देखते हैं तो स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों के सामूहिक, जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संघवाद एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम सबों के लिए है, जिसको भारत ने अपने आप में अपनाया। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा संघवाद, चूंकि जिसके बारे में पढ़ना है और यदि उस देश ने, किसी देश ने उस तथ्य, उस विचारधारा को अपनाया है
तो निश्चित रूप से उसकी कुछ खासियत होंगे, उसके कुछ अच्छी बातें होंगी जिससे प्रभावित होकर हम उसको अपना लेते हैं। इसीलिए जब संघवाद की बात करते हैं कि आखिर संघवाद में कौन कौन से वे लक्षण हैं, संघवाद की कौन कौन सी विशेषता है, उसके कौन कौन से फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भारत जैसे देश में या कोई और देश इस चीज को अपनाता है। तो जब विशेषताओं की तरफ हम चलेंगे तो विस्तृत रूप से तो नहीं, संक्षेप में हम इनको देख पाएंगे कि सबसे पहला जो है खासियत शक्तियों का बंटवारा। हमने पहले भी कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों का बंटवारा संघवाद में दो स्तर पर होता है, क्योंकि ये दो स्तर के सरकारों और संगठनों के बीच का तालमेल है, तो है केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। सरकार की बात आती तो आपने पहले ही पढ़ा कि केंद्र सरकार में विच आर द एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। व्हेन वी थिंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, it comes in your mind the president, the honorable prime minister and the council of ministers, the lok sabha, the rajya sabha. And when we think of the state government, जब हम राज्य सरकार की बात करते then suddenly things come into your mind, or राज्यपाल, the governor, the honorable governor, the honorable chief minister and the councils of minister. Again we have the vidhan sabha, member of legislative assembly and the MLC, member of legislative council. तो ये बातें उधर की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये शक्तियों का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच में दो लोग नहीं बैठ जाते। केंद्र सरकार की बड़ी प्रक्रिया है, बड़े यूनिट्स है, बड़ी आनुषांगिक इकाइयां हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार की भी कई आनुषांगिक इकाइयां हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। और बात आई तो मूल रूप से जब हम देखते हैं तो यह दिखता है कि राष्ट्रीय मुद्दे, the subjects of national interest, it comes under the union government, central government. ये केंद्र सरकार के अंदर आता है क्योंकि पूरे देश की रक्षा, पूरे देश की जिम्मेदारी उसका मालिक केंद्र सरकार। और जब राज्य सरकार के बीच में आते तो राज्य सरकार अपने राज्य के जो मुद्दे हैं, लोकल जो इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, which are the topics, which are the subjects which comes under the central government and which comes under the state government. We will see it further. और इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा मौखिक भी नहीं होता साहब, नहीं, रिटन होता है, रिटन बिल्कुल लिखित होता है। विषयों का बंटवारा बिल्कुल क्लियर होता है कि शिक्षा मैं देखूंगा, डिफेंस आप देखोगे, बैंकिंग वो देखेगा, और रोड, रेलवेज, एजुकेशन कौन देखेगा। ये सारी चीजें बंट जाती है और इस प्रकार किसी भी स्तर पर एक दूसरे से विरोध की कोई गुंजाइश नहीं दिखती और आराम से स्टेट और सेंटर चलते चले जाते हैं। इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा इस संघवाद की सबसे बड़ी और सबसे पहली खासियत है। हम आगे पढ़ते हैं तो स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, आपने सुना होगा, जुडिशरी सिस्टम। जब सब फेल हो जाता है तो जज साहब ऑर्डर करते हैं, आपने देखा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। द सुप्रीम कौन? द जुडिशरी, द जज। स्वतंत्र और सर्वोच्च, यहाँ की खासियत है कि ये जो न्यायपालिका होती है, जो जुडिशरी होती है, वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट। नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस देम। ना तो केंद्र सरकार और ना तो राज्य सरकार उनको किसी भी स्तर से प्रभावित कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिम्मेवार संविधान के प्रति होते हैं। संविधान में लिखी एक एक बातों का अनुसरण और उसका अनुपालन कराना इनका सबसे बड़ा धर्म होता है। इस प्रकार यहां स्वतंत्र भी होते हैं ये, एंड सर्वोच्च, द सुप्रीम वन। जब हम किसी सरकार की बात करते हैं उसमें तीन इकाइयां होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपने पढ़ा है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को अमल में लाने का काम करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। और ये वही काम करती है यहाँ, और इसके द्वारा लिए गए निर्णय जो संविधान के दायरे में होता है, नो वन कैन चैलेंज इन द कंट्री। इस प्रकार संघवाद की दूसरी जो बड़ी विशेषता हमें दिखी
वह स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। यह न्यायपालिका किसी के नियंत्रण में नहीं होती। संविधान की रक्षा करना इनका पहला और अंतिम कर्तव्य होता है और इनके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य होते हैं। कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह के चार्ज लग सकते हैं। तीसरी बात, जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखित व कठोर संविधान। भाई आप अपने क्लास में जाते हो, जब आप अपने क्लास की बात करते हो, स्कूल की बात करते हो, तो क्लास में भी मॉनिटर होते हैं। आपने देखा होगा, आप भी होंगे मॉनिटर, कोई होंगे। क्यों होते? उस मॉनिटर का काम है क्लास में जो बच्चे हैं, 30-40 स्टूडेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करना, सब कुछ रन कराना स्मूथली, ताकि क्लास स्मूथली चल सके, अच्छा से चल सके। हम आगे बढ़ेंगे तो और भी दिखेगा। स्कूल लेवल पर चले जाते हैं यदि हम, तो स्कूल में आप देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा स्कूल में, क्लासेस अच्छी तरह से कैसे चलेंगे स्कूल में, सफाई कौन करेगा स्कूल में, इन सारी चीजों का ड्यूटी चार्ट बना हुआ होता है, आप देखे होंगे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो जब एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए इस प्रकार का व्यवस्था है, एक विद्यालय को चलाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है, तो जब हम देश की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिना लिखित हम नहीं चल सकते। क्योंकि बिना लिखित था, लुई 16 कहा करता था, इतिहास में आपको याद होगा, एज आई थिंक इट सो इट इज अ लॉ। हाल क्या हुआ आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख लिया है। इसलिए संघवाद की बड़ी खासियत है लिखित और कठोर संविधान। लिखित जब हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो शायद आप जान रहे बच्चे, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि आपको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां, जिसमें शेड्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। और जब कठोरता की बात होती है तो ये कठोर किस प्रकार है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता लूं। कठोर इस मामले में है कि संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं, संविधान की प्रस्तावना की जो आत्मा है, मूल आत्मा है संविधान की, जो आरंभ कहां से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो उस मूल आत्मा को हम आसानी से नहीं बदल सकते। इसीलिए हम कहते हैं ये कठोर भी है। संविधान में कुछ परिवर्तन संभव है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आवश्यक होता है, और ऐसे बदलाव की जब जरूरत होती है तो एक प्रक्रिया के तहत, और वो प्रक्रिया क्या होती है, आप देखो भारत की बात जब करो तो वहां एक विशेष प्रक्रिया है उस बदलाव की। वह विशेष प्रक्रिया जो हमें दिखती है वह है संसद के दोनों सदनों। अब संसद के दोनों सदनों की बात जब हम करते हैं तो आपको दिखेगा दोनों सदनों में उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, कानून कैसे बनते हैं। तो कानूनों का निर्माण मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर ये 2 सदन करते हैं, और इसमें राष्ट्रपति महोदय की बड़ी भूमिका होती है। राज्य स्तर पर भी जो हमारा एमएलए और एमएलसी होते हैं वो करते हैं, और उसमें गवर्नर साहब की बड़ी भूमिका होती है। तो ये विशेष प्रक्रिया यही है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से वह पास होना चाहिए, और उसके बाद चूंकि राज्य इंडिपेंडेंट, राज्य मजबूर नहीं होते हर चीज के लिए, तो राज्य के आधे से अधिक जो राज्य हैं उस किसी देश के आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, तब इस प्रकार हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। अगली जो विशेषता इसकी दिखती है द्विसदनीय विधान पालिका। अभी हमारे बीच आया था कानून बनाने में 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। वो 2 सदनीय द्विसदनीय व्यवस्था संघवाद में, चूंकि 2 स्तर के सरकार की बात हम कर रहे हैं, ये 2 स्तर 2 टायर गवर्नमेंट की बात है, तो यहाँ 2 स्तर में हम जब देखेंगे तो एक है निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। ये निम्न सदन कौन होता है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, उच्च सदन कौन होता है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं। जब हम निम्न सदन की बात करते हैं तो ये राज्य की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन होता है, और उच्च सदन
राज्य के संघों की जो इकाइयां होती हैं उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। उच्च सदन जनप्रतिनिधियों को आपने देखा होगा अपने गांव में, मोहल्लों में, वार्ड सदस्य से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का चुनाव आपने देखा होगा। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये हमारे निम्न सदन के मेंबर्स हैं। उच्च सदन राज्य संघों की अनुसांगिक इकाइयां, जिसको हम लोग राज्यसभा सदस्य के रूप में जानते हैं, या एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार ये दो सदनीय व्यवस्था होती है संघवाद की। बच्चों अब आगे हम यदि देखते हैं तो अगली जो विशेषता की हमारे बीच में दिख रही है वो है अधिकारों का बंटवारा। अधिकारों का बंटवारा, हम कई बार इस बात को आपके बीच शुरू के चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया आपको बताया है, जरूरी क्यों है, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एनी डिस्प्यूट। सीधी बात, स्मूथ रनिंग विदाउट एनी डिस्प्यूट्स। सरकार को चलाना हो, चाहे वो पंचायती लोकल सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए अधिकारों का बंटवारा बहुत आवश्यक था, जिसकी व्यवस्था इस संघवाद के कॉन्सेप्ट में है। कैसे बंटवारा किया? ये 4 भागों में बांट दिया अधिकारों को। प्रशासनिक अधिकार जो थे राज्य चलाने के, सबसे पहला जो था वो संघ सूची। संघ सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। इस लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बातें आई, हम लोग इसको देखेंगे। संघ सूची में नेशनल इंटरेस्ट की जो बातें हैं, राष्ट्रीय महत्व की जो बातें हैं, बैंकिंग है, ये सारी चीजें आती। इसमें कुल मिलाकर 97 विषय, 97 टॉपिक्स हैं। ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय, मुद्दे, ये केंद्र के सूची में डाला गया, यूनियन लिस्ट में डाला गया, जिस पर कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। संसद कानून कैसे बनाता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। उच्च सदन, निम्न सदन और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, और ये कानून का निर्माण अपने हिसाब से करता है, और वह विषय पूरी तरह से केंद्र के अंदर होता है, यूनियन लिस्ट में। उस पे किसी और का हस्तक्षेप या कोई आवश्यकता और अधिकार नहीं होता। दूसरा, राज्य सूची, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट में 66 विषय हैं। अब जब हम लोग उस विषयों को देखते हैं तो आपको पता लगता है संघ सूची में और स्टेट लिस्ट में जो राज्य के मुद्दे हैं, और इस पर कानून भी राज्य सरकार बना लेती है। और अभी आप एक चीज, एक विषय वस्तु को यहां मैं जोड़ दूं आपको, ये जो बंटवारा है विषयों का, इसी कारण से जब आप पढ़ते हैं तो दिखता है आपको, किसी केरल की साक्षरता दर इतनी है, झारखंड की साक्षरता दर इतनी है, मुंबई के स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो विषय राज्य को दिए गए, हर राज्य उन विषयों पर अपनी सुविधा और अपने हिसाब से कानून बनाकर काम करता है। तो जिस राज्य ने शिक्षा को महत्व देकर उससे अच्छे कानून बना लिए, शिक्षा का दर बढ़ गया। जिसने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया, उन चीजों पर आपने काम किया, ज्यादा रिजल्ट आ गया। अब तो हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण विषय है कई राज्य सरकार में। तीसरा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कुल 47 विषय आते हैं, और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यह आवश्यक क्यों है? देखो आप, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कानून जो दिल्ली को सूट करता हो, वहां की जो बनावट है, लेकिन वह कानून हो सकता है झारखंड के हमारे सिमडेगा और छोटे नागपुर में सूट नहीं करता हो। तो चूंकि जिम्मेवार होने के कारण दोनों के बीच तालमेल बैठाकर ऐसे विषयों पर कानून बनते हैं, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में रखे हैं, संविधान में रखा है। और एक अंतिम है अवशिष्ट सूची, रेसिडुअरी लिस्ट। ये कौन सी सूची है? ये वह सूची है जो विषय वस्तु ऊपर ये 3 विषयों में नहीं आ सके। अब कौन सा विषय ऐसा आ गया जो नहीं आ सके? इतने बड़े बड़े विद्वानों ने संविधान लिखा था, आखिर क्यों छूट गया? छूट नहीं गया। जिस वक्त संविधान लिखा गया उस वक्त कई चीजें थी ऐसी दुनिया में जिसका हमसे उसका नाता नहीं था, हम उसको जानते नहीं थे।
तो जब वो चीजें अस्तित्व में थी ही नहीं तो वही विषय संविधान में आते कैसे? बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस उस वक्त नहीं था हमारे पास, इसलिए वो विषय कहीं गया नहीं। तो एक लिस्ट छोड़ दिया गया कि नए नए जो विषय कुछ आएंगे जो इन लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उनके लिए एक अवशिष्ट सूची डाली गई नए नए विषयों के लिए। और इस सूची का अधिकार पूरी तरह से किसको मिला? केंद्र को मिला। केंद्र उन विषयों पर सोचेगा, समझेगा और फिर कानून का निर्माण करेगा। इस प्रकार अधिकारों का बंटवारा बहुत ही बारीकी से सोच समझकर शासन को चलाने के लिए किया गया। अब देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। हु इज सुप्रीम? नाइदर आई नॉर यू, neither the prime minister nor the honorable president. The supreme is the constitution. संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, क्योंकि कोई भी निर्णय, कोई भी कानून केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए तो संविधान में लिखित प्रावधान के अनुसार ही वो कानून बनते हैं, उसी के अनुसार शासन चलता है। और संविधान में जो चीजें लिखी उसका पालन करना हम सबों का मौलिक कर्तव्य बनता है। आगे एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसकी खासियत है, वो है दोहरा उद्देश्य संघवाद। चूंकि हमने देखा है संघवाद दो स्तर की सरकारों की बात कर रहा है, केंद्र और राज्य या क्षेत्रीय, इसलिए इसके उद्देश्य भी दो है। पहला उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश में, हमने बेल्जियम को भी देखा था, हमने फ्रांस को भी देखा था, हमने श्रीलंका को भी पढ़ा है। एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना इस संघवाद का एक उद्देश्य है। और राष्ट्र की सुरक्षा, ताकि हमारी संप्रभुता बची रहे, हम स्वतंत्र रूप से होकर काम कर सकें, इसको स्थापित करना भी हमारे संघवाद का एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य जो हमारे देश के लिए तो बहुत फिट बैठता है, क्षेत्रीय विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेना। क्योंकि क्षेत्रीय विविधता की जब हम बात करते हैं तो भारत से बड़ा कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जितनी इतनी विविधताएं होंगी। आपने उधर देखा होगा, सुना है, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये विविधता है। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। दोनों किनारे तट, समुद्री तट, बीच में थार जैसा बड़ा सा मरुस्थल। हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी, मलयालम बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, संथाली बोलने वाले, खुरठा बोलने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो बड़ी विविधता हमारे देश की है दुनिया में कहीं नहीं है। और इसलिए उन विविधताओं के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, उन विविधताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर शासन कैसे चलाया जाए, ये संघवाद का एक बड़ा उद्देश्य है। और मेरे देश में तो बहुत अच्छा फिट बैठता है। हम आगे चलते हैं। इसकी एक और अंतिम विशेषता है, हम और आप सभी जानते हैं हर काम के लिए मुद्रा, रुपये, पैसे, धन की आवश्यकता होती है। आएगा कहां से? तो इसकी व्यवस्था भी इसने की है, संघवाद में है कि राजस्व के अलग अलग स्रोत, राजस्व केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सरकार काम करती है, उनके लिए पैसे चाहिए काम करने के लिए। तो ये पैसे आएंगे कहां से? इसलिए हमारे व्यवस्था में टैक्स की व्यवस्था है। कई प्रकार के टैक्स हैं, आप देते होंगे। इनकम टैक्स, कुछ लोग जमीन का टैक्स, लैंड रेवेन्यू भी देते हैं, कुछ लोग बिजली का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं। कई प्रकार के टैक्स हैं। तो ये जो अलग अलग राज्य और केंद्र स्तर पर इनका बंटवारा किया जा चुका है कि कौन सा टैक्स केंद्र में जा रहा है, कौन सा टैक्स राज्य में जाएगा। और इसी टैक्स कर के माध्यम से हमारे जो अनेक काम है शासन चलाने का, सत्ता चलाने का, मुख्य इनकम स्रोत ये टैक्स होता है। अभी वर्तमान में यदि हम भारत की बात कर ले तो भारत की जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अभी जीएसटी और सीएसटी, जीएसटी एंड सीएसटी, ये दो लेवल है। एक केंद्र के स्तर का टैक्स है, दूसरा राज्य के स्तर का टैक्स है। और उस टैक्स हमारे अलग अलग स्रोतों से जमा होकर राज्य की खजाने, ट्रेजरी में जाकर अलग अलग कामों को वो अंजाम देते हैं।
तो ये संघवाद की जो विशेषताएं थी, और इन विशेषताओं को यदि हम अपने भारत के साथ फिट करते हैं तो बहुत हद तक 90% से भी अधिक भारत को सूट करता है। और अपने आप को हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जिस देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, और ये संघवाद लोकतंत्र की बुनियाद पर ही टिकी है, तो लोकतंत्र को मजबूत करना है आपको और हमको, तो संघवाद को मजबूत करना पड़ेगा, इन निकायों को मजबूत करना पड़ेगा, और इन निकायों के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होता चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा संघों के प्रकार। ये जो संघवाद की विशेषता हमने देख ली, संघवाद के बारे में जाना, दुनिया में भारत में ये कितने प्रकार के हैं। यदि हम इनके प्रकारों की बात कर लेते हैं तो ये 2 प्रकार के हैं। प्रकार संघवाद 2 तरह से स्थापित होते हैं किसी देश में। कैसे होते हैं? ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर किसी अध्ययन से ये दिखता है कि किसी देश ने संघवाद को अपनाया तो कौन से टाइप को अपनाया। 2 तरह का है। एक है कमिंग टुगेदर, एक है हमारा कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कम मीन्स हम और आप जानते हैं कम मीन्स क्या होता है? आना। कम मीन्स आना। तो कौन आते हैं? अलग अलग देश, अलग अलग स्वतंत्र देश मिलकर एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं, जिसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसके बारे में जब हम देखते हैं क्या क्या बातें आती हैं, मूल बातें, तो मूल बातें यही है, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आपस में आकर मिलकर संप्रभुता को बनाते हुए, संप्रभुता को बरकरार रखते हुए एक संघ का निर्माण करते हैं। ये कमिंग टुगेदर। कम मीन्स आओ, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। और आने का मतलब क्या है? वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी जो सॉवरेनिटी होती है वो भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक संघ बनता है, वो लिखित, और उसके आधार पर ये निर्माण होता है। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का होता है। दूसरी खासियत इसमें क्या होती है कि ये सभी स्वतंत्र देश अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब शामिल हो गए किसी संघ में तो हमारा अपना जो पहचान, अपनी पहचान था, अपना अस्तित्व था, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा या उसे हम खो देंगे, ऐसा नहीं होता। हमारी अपनी पहचान है, वो मौजूद रहती है, उसको बनाते हुए संघ का निर्माण करते हैं। और तीसरी जो बात है, अपनी सुरक्षा और खुशहाली कैसे हो, उस देश की सुरक्षा कैसे मेंटेन होती रहे, उस देश के लोग खुशहाल कैसे होते रहे, विकास कैसे करते रहे, इससे संबंधित जो काम विषय वस्तु होंगे वो अपना जारी रखता है एक साथ। ऐसा नहीं कि संघ में शामिल हो गए और ये सारी चीजें छूट गई, संघ का जो नियम कानून है उसी के अनुसार मुझे चलना, ऐसा नहीं होता। इसको जब हम देखते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कई स्वतंत्र राष्ट्रों का एक समूह, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये देश हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इस हिसाब से संघों का निर्माण किया है। दूसरा देश होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का हम कैसे समझ लें इसको? होल्ड करना। होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करना। एक घर है, एक घर का एक अभिभावक दादाजी है और दादाजी की छत्र छाया में चाचा, ताऊ, ताई, भाई, भैया, बहन सारे लोग होते हैं।
तो वो जो गार्जियन का काम कर रहा है वो होल्ड करके सबको एक सूत्र में बांध के रखा, उसमें कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, कोई मर्द है। उन तमाम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सबों की आजादी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए एक फेडरेशन जैसा बनता है, पारिवारिक समूह बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं होल्डिंग टुगेदर के रूप में एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इस होल्डिंग टुगेदर में क्या होती है, कोई बड़े देश जिसके अंदर आंतरिक विविधता है, आंतरिक विविधता है, भारत को आप देख सकते हो इसमें, बहुत बड़ा देश जिसके लिए अंदर आंतरिक विविधता है। हमारे देश में यदि आप देखो तो पहले भाषा के आधार पर पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर झारखंड, उत्तराखंड आपने देखा है, ये सब बनते हैं। तो बड़े देश अपने आंतरिक विविधता को बनाते हुए ये लोग एक निर्माण करते हैं संघ का, जिसका मूल और मुखिया केंद्र होता है। दूसरा देखते हैं, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसका तीसरा मुद्दा जो होता है, इंपॉर्टेंट बात होती है कि केंद्र जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है राज्य से ज्यादा ताकतवर होता है। सबसे अच्छा उदाहरण भारत, आप इसको देख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण इसका भारत है। दूसरा अभी हमने बेल्जियम की बात करी थी, वहां भी यही तो है, भारत जैसा व्यवस्था है बेल्जियम। तो इस प्रकार ये जो टाइप्स है दो तरह के, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दो प्रकार से संघवाद का, संघ के सिस्टम का लोग अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार ये संघवाद, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार हमने आज देखा है। अगली क्लास हम लोग फिर देखेंगे, तब तक आपके लिए कुछ होमवर्क्स है। होमवर्क में आपको मैं क्या क्वेश्चंस बनता है, सबसे पहला यदि आप देख रहे हैं जब, तो आप लिखेंगे संघवाद क्या है, संघवाद पर टिप्पणी। दूसरा बनेगा आपको संघवाद की विशेषता क्या है। तीसरा सवाल आपके लिए है जो आप घर पे करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता से क्या समझते हो, से क्या समझते हैं। अगला सवाल आएगा, संघ के प्रकार का वर्णन करें। आगे हम लोग देख लेते हैं जो अंतिम है, न्याय पालिका का क्या कार्य है। आप लिख सकते हैं, पहला सवाल है संघवाद पर टिप्पणी, आगे संघवाद की विशेषताएं क्या है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, संघ किस प्रकार बनते हैं, संघ के प्रकार किन दो तरीकों से बनते हैं उसका आपको वर्णन करना, और न्यायपालिका उसका काम क्या होता है। और इस प्रकार हम लोगों ने ये संघवाद के बारे में आज देखा है। आप निश्चित रूप से इसको ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।